क्लास में क्वेश्चन छोड़ के गए हम लोग। और वन की ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए आप कंप्यूटर बनाने की कोशिश बड़ा कभी ट्राई करो उसको, इजी क्वेश्चन। चलिए, आवाज आ रही है वंशिका? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा था, उसी को कंप्लीट करते हैं। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, और ये पॉइंट था पी। ये था 10 सेंटीमीटर्स, ये था 5 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री आप लोगों को दे रखा था। तो आप लोगों को यहां पे निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों का चार्ज आपको दिया है, डिस्टेंस दी हुई है। चार्ज लिख लेते हैं, 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसके ऊपर चार्ज था 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसके ऊपर था माइनस, और ये था 1 माइक्रो कूलम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो देखिए, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में एक रिपेलिंग फोर्स आएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से। तो ये मैं लिख दिया फोर्स ड्यू टू ए। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स ड्यू टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि के होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू ये वाला चार्ज 2 × 10⁻⁻8 इंटू ये वाला चार्ज 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6। इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻⁻2, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 9 × 2, ये तो 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये नीचे वाले 10 जो है वो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये था 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे में ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये ना -2 और ये स्क्वायर साइड में क्या है, तो 100 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 यहाँ लिख दिया मैंने ऑलरेडी। हाँ, तो इसको आप 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। चलो, इनकी बात को मान लेते हैं। इसको मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2। अब 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 बन जाएगा, यानी 10⁻11 बनने वाला है ये। और 8 और 6, ये 8 और 6 कितना होता है, 14। वो भी माइनस में होगा, तो 11 - 14, तो ये बन जाएगा 18 × 10⁻³ न्यूटन। आई थिंक ये कैलकुलेशन तो सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 × 10⁻³ न्यूटन आ गया। तो देखो, एफ ए का डायरेक्शन भी हमें पता है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, 18 × 10⁻³ न्यूटन।
अब वैसे ही एफ बी को हम निकालेंगे, लेकिन एफ बी देखिए ये जो है एक नेगेटिव चार्ज है और ये जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो बी है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्शन बना देता हूँ, इसका जो डायरेक्शन होगा एफ बी का वो होगा ये। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसलिए अट्रैक्टिंग। ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव, तो ये रिपल्सिव। तो यहां से मैंने निकाल लिया एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से वही 9 × 10⁹ ये के की वैल्यू है, इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ज तो लिख लिया है ये वाला, अब दूसरा चार्ज भी यहाँ पे लिखना है। तो बताइए दूसरा चार्ज में यहाँ पे क्या लिखूं, 10⁻⁻8 या -10⁻⁻8? बिल्कुल सही। अगर आपको डायरेक्शन पता है, आपने बना लिए पहले से कि ये तो इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाते हैं। 10⁻⁻8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4। 3.6 न्यूटन और 10 टू द पावर कुछ। हाँ तो देखो 10⁻⁻4 है और 10⁻⁻8 है, तो इससे कट होकर 10⁻⁻4 बचने वाला है। 10⁻⁻4 10⁻⁻6 ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 और ये 10⁻9 है, तो 10⁻1 तो बचेगा। तो 0.36 इंटू 10⁻1। कोई डाउट वंशिका? तो 1.8 आ रहा है इंटू 10। 1.8 फाइनल आंसर आ रहा है। यस सर। हाँ देखते हैं अभी। तो देखिए 9/25 ये होता है 0.36। 0.36 कैसे होता है, लेकिन मैं सॉल्व कैसे करता हूँ? देखिए अगर 1/25 होता है ना, अगर ये 100/25 होता तो ये कितना आ जाता, 4 आ जाता। अगर ये 10/25 होता तो ये क्या हो जाता, 0.4। अगर ये 1/25 होता, 1/25 तो क्या हो जाता, 0.04। अब इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 9 का, तो ये हो जाएगा 0.36। हाँ हाँ तो देखिए ये हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये आ गया 0.36 इंटू 10⁻1। ये तो आप लोग कर लोगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे। तो इसको देखो हम लोग लिख दिए 0.36 इंटू 10⁻1। हाँ ये अब देखो ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है। जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहली चीज, एक तो यूनिट सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज अगर ये 10 की पावर में कुछ है ना, तो ये भी ना बराबर होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोलूंगा 5 × 10⁻4 प्लस 4 × 10⁻3 को ऐड करो, इसमें ना दिक्कत होगी। हम इसमें क्या करेंगे पता है, इसको लिख लेंगे 0.4 और इधर लगा लेंगे पावर 4। तो 10⁻4 कॉमन निकलता है, ये हो जाएगा 5.4 × 10⁻4। हम लोग पावर हमेशा सेम रखते हैं। तो देखो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁻3। नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे देखो ये 18 × 10⁻3 था ना, उसी तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, 36 × 10⁻3 न्यूटन। नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है।
कर लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखो एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मान लो एक फोर्स है ऐसा P और एक फोर्स है ऐसा Q। अच्छा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स बोल सकते हो और नेट इफेक्ट भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड। अगर इसमें आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होता तो ये कहां मूव करता, टुवर्ड्स राइट। पर अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने ये वाला और ये वाला दोनों फोर्स इकट्ठे लगाया तो ये ऊपर जाएगा या राइट में जाएगा, ये इन दोनों के बीच में यहां कहीं मूव करना शुरू कर देगा। तो देखो ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये उसका नेट इफेक्ट है कि इस डायरेक्शन में, तो यही रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है इन दोनों के बीच में होगा, ये तो आपको पता है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है जिससे हम हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं। याद आया ये फॉर्मूला। लेकिन ये वाले केस में देखो इन दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 कितना होता है, जीरो। कॉस 90 होता है जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और यहां इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या बच जाएगा, बस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा टर्म पूरा का पूरा जीरो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको आप मान सकते हो ये पी है और ये अगर क्यू है, दोनों की वैल्यू हमको पता है, अंडर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर ले लो, आपको रिजल्टेंट पता चल जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर। अलग अलग तरीके सॉल्व करने के, मैंने क्या किया 18 इंटू 10 to the power -3 को पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया। तो इसमें से तो ये बाहर निकलेगा तो अंदर ब्रैकेट के कितना बचेगा, सिर्फ वन बचेगा। देखो वन का स्क्वायर ये अंदर जाएगा और उसमें से देखो जब बाहर निकलेगा इसका जस्ट ये डबल है ना, तो अंदर में क्या बच गया, टू बच गया। अलग अलग तरीके इसको सॉल्व करने के, ये मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 18 इंटू 10 to the power -3 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट 5। और अंडर रूट 5 किसके बराबर होता है, 2.2 समथिंग होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 की जगह पे आप 2.2 लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हम्म, हाँ 39.6 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन। 39.6 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन, ये आ गया रिजल्टेंट। चलिए अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है,
इवन आप जेडब्ल्यू नीट का एग्जाम देंगे ना, उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रिजल्टेंट निकालने वाले। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। 2 point चार्जेस, 2 point charges of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb, 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 in power minus 8 coulomb, दोनों सेम है, बस चार्ज अपोजिट है। 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 की power minus 8 coulomb together form a dipole, together form a dipole, comma, find the electric fields on points, find the electric fields on points A, B, C as shown in figure, A, B, C as shown in figure। तो देखिए दो ग्रीन वाले चार्ज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये, और 3 पॉइंट है ए, बी और सी, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालना है। फटाफट निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो अगर ए के ऊपर निकालना है ना, तो मैं इसके कारण निकालूंगा, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव में, उसके बाद इसके कारण निकालूंगा, वो भी हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसका चार्ज अलग है, इसका देखो माइनस में दिया हुआ है, तो दोनों का चार्ज अलग है, तो नेट इफेक्ट इसके ऊपर कितना आएगा ए के ऊपर, वो हमको निकालना है। ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बी के कारण, सॉरी, ये इसको चार्ज नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको चार्ज नंबर 2। भले मैंने Q1 Q2 लिखा हुआ है, पर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। कायदे से तो इसे प्लस Q1 और इसे माइनस Q1 लिखना चाहिए था, लेकिन 1 और 2 मैंने बता दिया था कि दोनों के कारण अलग अलग भी निकाल सके। आप लोग को सॉल्व करना है। हाँ। चलो पॉइंट ए के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, बी और सी के लिए आप लोग करके बताएंगे। हाँ, इजी वाला मैं कर देता हूँ, टफ वाला आप लोग करेंगे। ए पे 0 आ रहा है, चलो वेरी गुड। यही नहीं आना था, यही नहीं आना था, डायरेक्शन। बस 1 मिनट आप लोग कॉपी
पे ध्यान हटा के यहाँ पे देख लो, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। पॉइंट ए के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू ए, फॉर्मूला है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वैसे ही मैंने सॉरी 1 के कारण इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, फॉर चार्ज ए। ये जो चार्ज 1 है इसके कारण इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो हम देखते हैं। उसका फॉर्मूला है के क्यू अपन आर स्क्वायर। वैसे ही जो E2 है ना, यानी कि चार्ज 2 के कारण ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका भी फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। फॉर्मूला दोनों का सेम है पर दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग होगी। यहाँ पे देखो मैंने बताया था पॉजिटिव हमेशा रिपेल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो देखो इसके कारण ए के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैंने यहां पे बना दिया ये वाली डायरेक्शन। और नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप खुद जानते हो ये चीज हम कई बार बना चुके हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बाहर की तरफ निकलती है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ आती है। तो अगर कोई पॉइंट यहां है तो देखो ये पॉजिटिव वाला तो इसको पुश कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होता है, ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। तो यहां पे भी देखो नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ बुलाएगा, तो इसमें ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। पॉजिटिव पुश करता है तो ये डायरेक्शन, और नेगेटिव पुल करता है तो ये वाली डायरेक्शन। तो देखो जब ये भी इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है, तो जो दोनों की वैल्यू आएगी उसको आप क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा। अगर आप मान लो ऐसे खड़े हो, आपकी तरफ कोई इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और कोई 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा, 8 न्यूटन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। हाँ अगर ऐसा होता कि आपके ऊपर कोई इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और कोई इधर 3 न्यूटन, तो आपके ऊपर नेट फोर्स कितना आता है, 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अवे होती है, तो इसको पुश करेगी। इसकी हमेशा टुवर्ड्स होती है तो ये इसको पुल करेगी। तो यहाँ पे इसके कारण आप निकाल लेना, क्यू की वैल्यू रख देना, इधर भी क्यू की वैल्यू जो आएगा उसको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ जाएगा। हाँ कितना है, 10⁻³ चलो देखते हैं इसमें वैल्यूज पुट करके। मैं E1 को निकाल लेता हूँ सबसे पहले। सभी को डायरेक्शन पता है उसकी। अच्छा मैं देख लेता हूँ अभी। इंटू क्यू, चार्ज कितना दिया था, 10⁻⁻8। हाँ 10⁻⁻8। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है देखो दी हुई है 0.05 मीटर में, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे सीधा 0.05 का स्क्वायर ले लेना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे ऐसे सॉल्व करने में होती है प्रॉब्लम, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमेशा 5 × 10⁻⁻2 का पावर ऐसे लिख लेता हूँ, तो ऐसे सॉल्व करने में इजी हो जाता है। अब देखो ऊपर 10⁻9 है और ये -8 है, तो ऊपर तो 9 × 10 ही बचने वाला है, और नीचे क्या हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था 9/25 कितना होता है, 0.36 होता है, इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻5, 10⁻5 हो जाएगा। देखो -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻5 बचेगा, तो 0.36 × 10⁻5 आपका कितना आएगा, हाँ आपके 10⁻4 में कुछ आएगा ना, हाँ ठीक है। तो इतना न्यूटन ये आ गया हमारा फोर्स। अब देखो दूसरा वाला चार्ज का फॉर्मूला भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो उसका भी ई का वैल्यू इतना ही आने वाला है, क्योंकि क्यू की वैल्यू उसकी भी हम 10⁻⁻8 पुट करेंगे, आर भी सेम है, के तो सेम होता ही है, तो E2 की वैल्यू भी कितनी आने वाली है
हाँ, इसमें डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, और जो E2 है उसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी 0.36 इंटू 10⁵ और उसकी डायरेक्शन भी यही है। इसलिए नेट फोर्स ऑन, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। मान लो ऐसा होता, E1 इधर होता और E2 इधर होता, तो मैं देखता दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना 5 - 3, वैसे यहाँ पे मैं E1 माइनस E2 लिख देता। बस मैं एरो का डायरेक्शन देखता हूँ और डिसाइड करता हूँ प्लस या माइनस। तो देखो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 36 प्लस 36 72, तो ये आ जाएगा 0.72 इंटू 10⁵ न्यूटन। आपका 7.2 आया होगा फिर। हाँ, तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन। दोनों सेम चीज। आपका भी आ गया। चलो अब बी के ऊपर निकाल के बताइए, पॉइंट बी के ऊपर। थर्टी सिक्स इंटू 10⁻³ न्यूटन बी के ऊपर। नहीं, कितना 33.2। अच्छा 3.2 ना, हाँ 3.2 इंटू, हाँ 10⁴ न्यूटन पर कूलम रहता है ना, न्यूटन पर कूलम। अच्छा मैंने न्यूटन न्यूटन लिख दिया, न्यूटन पर कूलम होता है ये। चलिए आप बताइए, आप जो पॉइंट बी है उस पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी या टुवर्ड्स राइट होगी? लेफ्ट होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा इसको पुश करेगा। तो पॉइंट बी पे हमेशा इस वन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अवे होगी। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉइंट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स होती है, तो E2 अब होने वाला है इस डायरेक्शन में। तो यहां पे जब आप ये निकालोगे ना E B यानी नेट, तब आप वहां पे क्या करोगे, E1 माइनस E2 कर दोगे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं E1 माइनस E2 क्यों कर रहा हूँ, E2 माइनस E1 क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो E1 माइनस E2 कर दो, जो आएगा उसको बोल देना टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे कि यहीं पे फोर्स देखो, मान लो इधर 5 न्यूटन होता और इधर 3 न्यूटन होता, तो कोई स्टूडेंट बोलता सर आप 3 - 5 क्यों नहीं कर रहे? अरे मैंने 5 - 3 कर दिया और बोल दिया कि नेट जो है वो 2 न्यूटन आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी। तो आप डायरेक्शन जब बता दोगे टुवर्ड्स लेफ्ट तो करेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं E1 माइनस E2 कर दूंगा और डायरेक्शन दिखा दूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके ऊपर जो डायरेक्शन आ रही है वो टुवर्ड्स राइट आ रही है, क्योंकि दोनों राइट साइड पे लग रहे थे। देखिए पॉइंट बी पे निकालते हैं। ये है पॉइंट बी, ये था चार्ज 1,
और ये था चार्ज 2। तो E1 आ जाएगा इसके ऊपर 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 10⁻⁻8, और इसकी वैल्यू है 0.05 का स्क्वायर। लेकिन मुझे ऐसे लिखने में मजा नहीं आता, तो मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया था, तो ये आ गया था कितना, 0. था 36 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब। ये आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है। वैसे ही जो E2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज तो सेम है 10⁻⁻8, लेकिन 2 से अब इसकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। ये भी 0.05 था, 0.05, 0.05, यानी 0.15 मीटर हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं 0.15 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻3। तो देखो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। अब मुझे पता है ई बी जो होगा, अच्छा ये +3 है, हाँ ठीक है +3। अब मुझे पता है ये होगा E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 करने के लिए देखो ये 10⁻5 है और ये 10⁻3 है, प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है। इसलिए या तो इसको 10⁻3 बना लो या तो इसको 10⁻5 बना लो, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं इसको बना लेता हूं, ज्यादा आसान होगा। इसको 36 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने इसको। इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। मैं चाहता तो इसको लिख सकता था 400 इंटू 0.04 इंटू 10⁻5। तो हम इसको लिख लिए कितना, 36 इंटू 10⁻3 माइनस 4 इंटू 10⁻3, तो आ जाएगा ये 32 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। वंशिका आया इतना आपका? Yes, sir. ओके, पॉइंट सी पे निकालना है एकदम फास्ट। देखो यहाँ पे भले 15-20 मिनट लगे, लेकिन जब आप खुद से इसको सॉल्व करोगे ना, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है पूरा क्वेश्चन खत्म करने में। नहीं नहीं, जब डायरेक्शन वगैरह सब क्लियर होगी ना दिमाग में, जैसे देखो ये वाला कैलकुलेशन तो अब दोबारा करना ही नहीं। ये वाला कैलकुलेशन हम सिर्फ एक बार किए यहाँ पे, दूसरा वाला भी सेम वही था, तो दूसरी बार तो करना ही नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो तीसरी बार भी यहाँ करना ही नहीं पड़ा, वह का वही, तो समय कम लगता है। अब हमको बनाना है पॉइंट सी के ऊपर। गायब हो गया ये। अंडर रूट में आ रहा है आंसर? नहीं नहीं, आंसर अंडर रूट में तो नहीं आ रहा है। 0 पॉइंट नहीं आ रहा। हाँ। आप लोग वैल्यू क्या, आर की वैल्यू क्या रख रहे हो? हाँ 0.1। तो देखो ये जो पॉइंट सी था यहाँ पे,
ये पॉइंट सी है, ये दोनों से ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, इनसे 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो फॉर सी E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, इतना ही तो होगा। और जब नीचे 1 है तो ऊपर 8.8 समथिंग कुछ तो आएगा ही। हाँ, 9 इंटू 10⁻3 आ सकता है। तो देखो इसको मैंने लिख लिया 9 इंटू, ये हो जाएगा 10 क्योंकि 9 और -8 है, और नीचे हो जाएगा ये 0.01 यानी 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। वैसे ही E2 भी सेम हो जाएगा क्योंकि उसका भी चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम है, तो ये भी हो जाएगा क्या 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। 1 और 2 दोनों के कारण वैल्यू सेम आएगी। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है आप लोग को। देखो जब हम लोगों ने इस तरीके का डाइपोल पे देखे थे, इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है, तो देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, याद है? कॉस थीटा के टर्म्स में हमने इसको चेंज किया था और निकाला था, याद करो। कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया था। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, नेट जो निकलेगा सी के ऊपर वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस, पेज पलट के देख लो वहां पे हम लोगों ने किया हुआ है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। और E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2E1 कॉस थीटा 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3, और कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1, इसका जस्ट डबल है ये। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर आपको? फिर से बता रहा हूं, हमने देखा था कि ये और ये डायरेक्शन में जब होता है, मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट होता है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो 2E1 cos थीटा के बराबर होगी। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां पे मैं समझा चुका हूं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻9 सॉरी 3। विदाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कैसे पता है हमको? अच्छा नीचे, हाँ वैसे भी लेके कर सकते हो। cos 30 कितना होता है 1/2, यहाँ पे क्या आया 1/2, हाँ वैसे लेके भी कर सकते हो। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वही आएगा आंसर। तो cos 30 नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा एंगल, ये 60 डिग्री होगा ना। ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। ये देखो ये z बन रहा है, ये और ये एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो cos 60 1, हाँ धोखे से मैं बोल दिया cos 30 1/2, cos 60 डिग्री आएगा और वो हो जाएगा 1/2। चलिए अगला एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं जो आईसीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन करने से सब बच्चों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। उसके पहले एक बात का मुझे जवाब चाहिए। मान लो ये एक चार्ज है जो कि एक क्यूब, और एक छोटा सा चार्ज है
ये है स्मॉल क्यू। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फील कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हवा में तो बनती नहीं है, वो किसी चार्ज के कारण ही बनती है। तो हम लोगों ने डिराइव किया था कुछ दिन पहले कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फील करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील करता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। यहां कोई सा भी चार्ज हो, चाहे Q हो, चाहे यहाँ पे 10Q हो, चाहे 15Q हो, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फील करेगा, इतनी। इसके खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है ना, उसका चार्ज कितना है। तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर कितनी आ रही है पता चल जाता है। वैसे ही अब देखो, ये दोनों चार्ज है, हो सकता है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा। वो फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, के मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ये आपको गिवन है, और इस Q की वैल्यू भी आपको गिवन है। दो चीज गिवन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और दूसरा इस छोटे चार्ज Q की वैल्यू। अब आपसे अगर इसने पूछा कि बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी। हाँ बिल्कुल सही। तो आप धोखे से ऐसा मत करना कि पहले आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यहां से Q की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू निकाल के फिर यहां पे रखे, और छोटा Q तो पता ही है हमको। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो पता चलेगा गंगाधर ही शक्तिमान। यहां पे देखो, ये जो छुपा हुआ बैठा है, ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। हाँ, तो देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, Q इंटू ई। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे के रखूंगा, और आपको छोटे चार्ज की वैल्यू पता होगी, तो डायरेक्ट आप फोर्स की वैल्यू आप निकाल लेना इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये। थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे ना, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा, न्यूटन बच जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम वैसे ही कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। A pendulum bob of mass a pendulum bob of mass 80 milligram 80 80 milligram mg and carrying a charge of and carrying a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal is at rest in a horizontal uniform electric field of electric field of 2 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट क्या होती है इसकी, हाँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम टेक टेक
इसकी आपको जरूरत पड़ेगी 0.45, 0.89, 0.5 एंड G इज इक्वल्स टू 10। वैल्यूज नोट कर लिए? मैं डायग्राम बना रहा हूं कि देखो, एक पेंडुलम था, उससे ये एक बॉब ऐसे लटका हुआ था, इसका जो वेट है वो है 80 मिलीग्राम। ये वर्टिकली ऐसे हैंग कर रहा था। अब मैं क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज को ले आया। वो चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁸, सॉरी, चार्ज इसके ऊपर है 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसके ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁸ कूलम। अब यहाँ पे मैं एक और चार्ज लेके आ गया, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है पॉजिटिव। अब देखो, जब मैं उसको यहां लेके आऊंगा तो देखो इसको क्या करेगा, वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हो जाएगा ऐसे, वर्टिकल से। अब ये एक एंगल बना लेगा थीटा। अब ये थीटा बनाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें एक टेंशन होगा। हमेशा एक टेंशन आता है स्ट्रिंग में, चाहे रोप हो चाहे चेन हो, उसमें हमेशा टेंशन आता है। रोप, चेन, बेल्ट, ये सारी चीजें किसके लिए इस्तेमाल होती है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन के लिए। रस्सी से आप किसी चीज को सिर्फ खींच सकते हो, उससे आप धकेल नहीं सकते। तो कभी भी उसमें कंप्रेसिव फोर्स नहीं आता है, चाहे रोप हो चाहे चेन हो, सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्स आता है। तो यहाँ पे देखो, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन आ रहा होगा, तो वो इसी टेंशन की आपको वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए कितना टेंशन होगा। तो इसको देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब ये टेंशन आपको निकालना है, हमें पता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं इसके दो कंपोनेंट बना लेता हूँ। जब भी ऐसा इंक्लाइंड फोर्स का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहला काम क्या करो, उसको रिजॉल्व कर दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो देखो, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये। जो फोर्स होता है उसको दो वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में रखो। अगर टेंशन इधर होता तो ये हॉरिजॉन्टल वाला इधर आ जाता। अब देखो, यहां पे ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा होगा या नीचे वाला, ऊपर वाला, क्योंकि देखो ये जेड बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप जानते हो कि अगर मान लो ये टी है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। और जहां से एंगल नहीं बनता वो क्या हो जाता है, टी साइन थीटा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो ये तो भाई टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए। और एक बात बताओ, ये बॉब यहाँ पे थी, ये यहाँ पहुंच कैसे गई, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके ऊपर इतना चार्ज है, और जब उसके बाजू में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो ये थोड़ा सा उस तरफ चला गया। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया होगा इसके ऊपर। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। ये देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फील्ड है, इसने बताया। अगर ऐसी फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में तो फोर्स आएगा, क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टल है, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया, ये वाला फोर्स। अब इसके ऊपर एक और फोर्स आ रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसका आपको मास भी दिया हुआ है। और चाहे बॉडी कितनी भी इंक्लाइंड हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा। तो ये होगा नीचे की डायरेक्शन में क्या, m इंटू जी, एम जी। तो ये देखो, चार फोर्स हमको इसको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। अब यहां से हमको टी की वैल्यू निकालना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है मल्टीप्लाइड बाई उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है। तो आपको देखो यहां से फोर्स की वैल्यू तो बड़े आराम से मिल जाएगी। आपको मास दे रखा है बॉडी का 80 मिलीग्राम,
और जी की वैल्यू इसने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको कंसीडर कर लो, तो ये वैल्यू भी आपको पता है, बस आपको यहाँ से टी निकालना है। तो आप एक बार कोशिश करो कि यहां से हम कैसे टी को निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया, एफ निकालना, एम जी निकालना, यहां पे अब आपको टी की वैल्यू निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? थीटा भी तो नहीं पता है। नहीं, देखो आईसीएससी में इनकी वैल्यू नहीं दे रखी, क्योंकि उनको पता है आप निकाल लोगे कैलसी वगैरह से, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं दी थी। अब थीटा आपको पता ही, यहाँ मैंने 27 लिखा है, अगर मैं यहाँ 53 लिखता तो आप 53 मान लेते थीटा को? नहीं मान सकते ना, खुद से आपको थीटा पहले निकालना पड़ेगा। अगर वो 27 आया तो अभी आप इसमें से कोई वैल्यू को पुट कर सकते हो। थीटा कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। हाँ, देखो जब भी फोर्स रिजोल्यूशन का क्वेश्चन आए, आपको दो चीजें करनी। सबसे पहला, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अब यहाँ पे देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? दो, एक है टी कॉस थीटा और एक है एम जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? दो, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा यहां से, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ। और एफ भी नहीं लिखता मैं, एफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू इंटू ई लिख सकता हूं ना। फोर्स का वैल्यू हमने निकाला था क्यू इंटू ई, तो देखो इसकी जगह पे मैं सीधा क्यू इंटू ई लिखूंगा अब, क्यू इंटू ई। और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू है एम जी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं, टी से टी कट जाएगा और बच जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन में एम जी। आपको क्यू की वैल्यू पता है, ये है, ई की वैल्यू पता है, ये है, आपको मास की वैल्यू पता है, ये है, और जी की वैल्यू 10 आपको दे रखी है। तो यहां से आप टेन थीटा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जब भी फोर्स रिजोल्यूशन वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम, उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करो और दो इक्वेशन लिखो। जैसे ही आप दो इक्वेशन लिखोगे ना, आपकी एक अननोन की वैल्यू वहां से हमेशा मिल जाएगी आपको। और जैसे ही देखो थीटा की वैल्यू मिली, काम कितना आसान हो गया। मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखूंगा, क्यू पता है, ई पता है, तो टी आ जाएगा, खत्म खेल। समझ में नहीं है? हाँ, ये मैंने कैसे लिख दिया? यहाँ पे मैं ये बोला कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो टी से टी कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, क्यू ई अपॉन में एम जी। अब इस क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, ई की वैल्यू आपको दे रखी है, मास की वैल्यू आपको दे रखी है, जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू, हाँ 0.5 आ गया। तो देखो यहां से टेन थीटा आ रहा है इनका इज इक्वल टू 0.5। और टेन थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट कब आता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन में दे रखा है 10.5 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 27 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 डिग्री। अगर ये नहीं आया हो तो मैं बताऊं 0.5। तो हाँ आ चलो, गया। हाँ चलो 0.5 ला के देखते हैं पहले। क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी? अलग पेन से लिखता हूं, देखो 2 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 80। याद करो ये जो मास होता है यहाँ पे, इसको हम किस में रखते हैं? हमेशा किलोग्राम में। और यहाँ पे किस में दिया हुआ है? मिलीग्राम में दिया हुआ है। तो देखो मिलीग्राम में दिया हुआ है, लेकिन रखना है हमको किलोग्राम में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10⁻⁻⁻⁶। ऐसा इसलिए
क्योंकि देखो मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। मिली का मतलब होता है 10⁻³ अगर आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो ग्राम में कन्वर्ट होगा। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो और आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें 10⁻6 की कमी है। देखो 80 ग्राम अगर दिया होता तो हम इसको क्या लिखते, 0.080 किलोग्राम लिख लेते। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिलीग्राम, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो देखो 80 को हमने अगर इतना लिखा था, अगर मिली साथ में आ गया यानी 10⁻³ साथ में आ गया तो इसमें तो और 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 10⁻0, ये पहले से था 1 2 3 जीरो, उसके बाद 8 जीरो, इतना किलोग्राम। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। फिर से देख लो, अगर 80 ग्राम दिया होता तो मुझे पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 80 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 0.080 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे लगा दिया है क्या, मिली, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो यहाँ पे मेरे को 3 जीरो और इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इतना किलोग्राम। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद डेसिमल है 10⁻6, तो मास कितना हो गया हमारा, 80 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 0.05 आ रहा है। हाँ चलो देख लेते हैं। हम्म तो चलो ये हो जाएगा ऊपर में 4, 2 इंटू 2 4, इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻8 और 4 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। नीचे में हो जाएगा 80 इंटू 10, ये दो जीरो हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि देखो ये जीरो है और ये जीरो है, इसके कारण ये -6 -4 बन गया। अब ये और ये कट गया, 4/8 यानी 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 टेन थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा 27 डिग्री आ गया। और जैसे ही थीटा 27 डिग्री आया, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी साइन 27 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू हमको पता है 2 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई ई की वैल्यू हमको पता है 2 इंटू 10⁻4, साइन 27 दे रखा है 0.45, तो यहां से टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए इस इक्वेशन मैंने पुट कर दिया, थीटा की जगह पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे बस अब एक ही अननोन बचा ही है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.45। n की पावर, हाँ सही है, न्यूटन। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 0.4, 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 0.45। इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 45 इंटू 10⁻⁻2। ऊपर में देखो एक जीरो मैंने जबरन लगा लिया तो 10⁻5 करना पड़ा, और नीचे भी इसका डेसिमल हटाया तो मैंने 10⁻2 लिख लिया।
अभी कितना हो जाएगा 8/9 इंटू 10⁻⁻3। अब 8/9 तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। हाँ 9 8 72, तो ये हो जाएगा 0.8, फिर से 8 बचा तो फिर से वही हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻3। आपका कितना आया था 0.8 इंटू 10⁻⁻2। हाँ वही है ये, यहाँ पे जीरो इंसर्ट कर दोगे तो ये -2 हो जाएगा। हाँ तो इतना न्यूटन जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक के रखते हैं। इसके बाद कल की क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर आप ये सब चीजों को रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से इजी रखूंगा मैं, ताकि और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। या थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, पर ये सब चीज एक बार आप खुद से जाके सॉल्व करना, घर में देखना, बहुत इजी है सब। आज की क्लास में कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, पर घर जाके रिवाइज जरूर करना, ठीक है। चाहे स्टडी हो, चाहे लाइफ हो, चाहे गेम हो, जैसी लेवल अप होता है ना वैसी जो डिफिकल्टी होती है वो बढ़ जाती है। गेम सबने खेले होंगे, तो जैसे ही लेवल अप हो रहा है, जैसे आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, समझ जाओ आपका लेवल अप हो रहा है। तो आपको खुद को मौका देना है, वहां पे एनवायरनमेंट में जो भी दिक्कत आ रही है मुझसे डिस्कस करो कि सर ऐसी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो क्या है, मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट दे पाऊंगा। आप अगर कहोगे तो 15 मिनट पहले आपको बुला के उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दिक्कत आए मुझसे आप डायरेक्ट बोलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रिवाइज करना, कल की क्लास में थोड़े से इजी क्वेश्चन रखूंगा मैं, ताकि और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चलिए वंशिका, थैंक यू।